Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. 21 के लिए विनियोग लेके सिविल संघ सरकार Look ahead to the next phase of India's economic growth. Hello everyone, welcome to Momentum as Vishleshan, short session, concrete analysis, and in this session we are going to cover economic survey of 2022-2023. Now this is 31st January 2023 and आज ही के दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक सर्वेक्षण को टेबल किया है पार्लियामेंट में. And this is what is something a very holistic document in terms of what is India doing in terms of economy, what is India doing in terms of social aspects, what is India doing in terms of environmental aspect. हर उस इंडिकेटर पे इकोनॉमिक सर्वे अपना एक आउटलाइंड ओवरव्यू, आउटलाइंड असेसमेंट, आउटलाइंड एनालिसिस प्रेजेंट करता है. सो इन दिस सेशन we are going to more talk about the first session or the more about which is what we can say as state of the economy. And this is what will be the pathway, the trajectory what we are going to cover. किस तरह से हम इस सेशन को कवर करेंगे वो उसका एक ऑलरेडी laid down foundation we have given in the last year in 2022 जब हमने economic survey of 2021-2022 देखा था. We are mostly going for the graphs, tables and then उनकी granular and micro level analysis पे ज़्यादा focus रखेंगे कि बताने के लिए कि एक एक activity, एक एक event का क्या ऐसा indicator था which has ensured कि economy में वो trajectory आई या उस payment में जो भी changes आए वो कैसे changes आए. So let's begin. So firstly, this economic survey talked about the crisis, talked about the events जिसने world economy को overall way में या localized regional economy को overall way में कहीं ना कहीं कभी ना कभी affect किया है. How it started? They showcase कि जो 20th centuries की अगर हम present करें कि इसमें कौन कौन से वो क्राइसिस थे. बहुत बेसिक आपको पता चल जाएगा. पहला चीज़ जो वर्ल्ड वॉर्स थे जिसने इकोनॉमी पे इफेक्ट लाया. कंसिडरिंग अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं जहाँ पे हम होम रूल लीग एंड उस टाइम के पार्ट को जब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट हुआ, एक कंजम्पशन कैसे डाउन चला गया, डिमांड की उतनी फोकस क्यों नहीं आ रहा था, तो वो अपने आप में दिखाता है कि वर्ल्ड वॉर्स का क्या इम्पैक्ट था उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी में ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे. Then, once we cross this world wars, once we see a wave of decolonization, मतलब बहुत से countries आज़ाद हुए. It's not only about India, it's about long way में देखें तो South Asian countries थे, African countries में बहुत सारे ऐसे थे जो उस period में एक तरह अपने आप को register किया as a independent nation. So दिखाता है कि जब वो decolonization है उसके बाद जब आते हैं वेस्ट एशिया में जब वो ऑयल की डिस्कवरी होती है एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम जब वो ऑयल शॉक्स आते हैं, बीट ऑफ 1973, बीट ऑफ इरानियन रिवॉल्यूशन. वी हैव ऑल्सो कवर्ड सेक्शन ऑफ आवर डेली करंट अफेयर्स में हमने ऑलरेडी कवर किया है कि कैसे रिसेशन इंडिया में आए हैं और उसके क्या क्या रीजंस रहे हैं. वन ऑफ विच इज ऑयल शॉक्स. सो ऑयल शॉक्स हैज़ बीन वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स that has created an impact on the economy. And when we ended this century, we moved towards East Asian crisis.
करेंसी क्राइसिस जो 1997-1998 के अराउंड आया, एंड समवेयर ये ऑयल शॉक अगर हम देखें, इट वाज समथिंग दैट मेजर इवेंट हैपेंड एट ड्यूरिंग दैट टाइम, जब गल्फ वॉर आता है इन हमारे ऑयल की डिमांड है, ऑयल की प्राइसिंग एकदम से ऊपर राइज करती है, ड्यू टू विच समवेयर हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में एक बहुत बड़ा हिट आता है, एंड वी डिसाइड टू ओपन अवर इकोनॉमी. So these were some of the key events which happened or which created a crisis during our economy or in the global stage. 21st century को इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ स्पेसिफिक डिकेड्स के साथ सेग्रीगेट करके बताया कि कब कब इकोनॉमी में इफेक्ट आया. फर्स्ट डिकेड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. Then second decade, it was more about, which is mean 2010 से लेकर 2020 के बीच में, what was happening? Taper tantrum. You can check out our website momentumhouse.com. वहाँ पे आपको taper tantrum पे notes मिल जाएंगे. Do check it out and understand कि कैसे एक एक उसके concepts को कैसे उस टाइम पे उसने इकोनॉमी को अफेक्ट किया था. And then trade tensions between superpowers. That means हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में we consider, apart from USA, we consider China as a superpower. It's a clear-cut statement written there in our economic survey of this year's कि trade tension between superpowers have impacted our economy from time to time. Third decade, यानी कि the one which has started from 2020, I'm sorry, इसमें एक bunch and series of incidents को lay down किया है, outline किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, जहाँ पे दिखता है कि हमारे इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या है. फर्स्टली ऑब्वियसली कोविड-19 पैंडमिक. सेकेंडली रशिया यूक्रेन क्राइसिस. Now, this is not the only war which is happening or which has happened. अगर हम अज़रबैजान एंड अल्बानिया का वॉर को जो अगर हम देखें ओवरऑल वे में, उस सॉरी आई एम नॉट सेइंग अल्बानिया, इट्स अज़रबैजान वॉर को अगर हम देखें उस हिसाब से अगर हम देखें तो वी विल अंडरस्टैंड कि द वॉर विच हैज़ हैपेंड इन दैट रीजन, इन अज़रबैजान एंड दैट एरिया, वी फाइंड दैट कि दैट इज़ नॉट समथिंग which is going to affect the entire world, but this war is literally creating the impact. In fact, जिनके political science and international relations हैं, they have received one question related to Russia-Ukraine war and its impact on European economy and overall way. Then third is monetary tightening. मॉनिटरी टाइटनिंग बाय यूएस इकोनॉमी. यूएस के सेंट्रल बैंक्स एंड जो पॉलिसीज अपनाई गई जिसकी वजह से मॉनिटरी टाइटनिंग हुई, तो जो करेंसी या डॉलर्स का एक बहुत बड़ा शॉक आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया जिसने इस चीज़ को फेस किया कि उनकी डॉलर में वैल्यू इंक्रीज होने लगी अगेंस्ट, अगर मतलब रुपये की वैल्यू इंक्रीज होने लगी अगेंस्ट डॉलर, विच क्रिएटेड इम्पैक्ट. एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड, कुछ कंट्रीज जहाँ पे फॉरेक्स का ऑलरेडी इशू चल रहा है, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड, द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ दोज कंट्रीज इंक्रीज्ड. Borrowing cost of those countries increased. And fifth challenge, which overall way we found that कि borrowing cost के साथ साथ चाइना का slow down economy is again something which is creating a problem overall world level पे या global platform पे. अगर देखें जो कभी ना कभी उसका impact है, उसका spill over effect इंडिया पे भी ज़रूर आ रहा होगा, एक form of negative externality, positive externality, every such type of things. Lastly, loss of education and income opportunities.
Now this is something, these are some of the 6 key parameters or 6 key metrics जिसने दिखाया है कि हमारी इकोनॉमी या ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, विच इज गेटिंग इफेक्टेड, द थर्ड डिकेड हैज फेस्ड सच एंड सो मेनी सीरीज ऑफ डिजास्टर्स और इवेंट्स at the overall global stage level. So this is how it started with economic survey of this year. But then उसके आगे के जो paragraphs हैं, अगर आप उसको read करने जाओगे, it's all about these things only. You should not go into deep into it to understand the global economy. The most important aspect to understand or to assess this first chapter of economic survey is to get more into Indian economy. So first 6 to 7 pages, or I would say first 10 pages are not very much relevant or not very much important in terms of studying. Have a read, do read it, but then move ahead to understand कि relevant topics is related क्या क्या हो सकते हैं. So considering the very first chapter में जो पहला चीज़ जो आएगा वो है जीडीपी से रिलेटेड हमारा जो ग्राफ क्या बताता है. लास्ट ईयर का ग्राफ में ऑलरेडी वी वर टॉकिंग अबाउट प्री पैंडेमिक लेवल को हमने किस तरह से रिकवर कर लिया है या रिकवर किया है कि नहीं. सो देयर वर सम पैरामीटर्स और देयर वर सम ऑफ द थिंग्स जहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर ओवरऑल जीडीपी देखें 2020 में यानी प्री पैंडेमिक लेवल और पैंडेमिक विच हैज हिट एट जस्ट वेरी दैट मोमेंट, अगर आप उस अकॉर्डिंग देखें 2021 में देयर वाज अ कंप्लीट फॉल आउट. 2022 में राइज हुआ था बट देयर वर सम की इंडिकेटर्स जहां पे वो फॉल दिख रहा था, जैसे प्राइवेट कंजम्पशन हो गया या प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें ऐसा कुछ राइज नहीं था. सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स विच वर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. बट नाउ इन 2023 अगर जीडीपी के ओवरऑल फॉर्मूले में देखा जाए कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, प्राइवेट कंजम्पशन कितना हो पा रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को देखा जाए तो ओवरऑल वे में अगर देखें द चैप्टर जो नेम है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, उसमें क्लियर कट एक बहुत अच्छा टैगलाइन ऐड किया गया इस साल के इकोनॉमी में, कंप्लीट रिकवरी डन. समथिंग लाइक दैट इज रिटन कि कंप्लीट रिकवरी जो प्री पैंडेमिक लेवल पे थी that India has attained. But again the thing is that considering the GDP growth at this moment in 2022 और 2023 के हिसाब से जो देखा जा रहा है 6.5% के अराउंड, we are saying कि we are going to achieve that as economic survey ने कहा है. और this is what is real GDP growth. Maybe the nominal GDP will be a little bit higher. बट ओवरऑल वे में अगर देखें हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे थे बार बार की 2024-2025 तक अचीव करना है, जिसके लिए नीति आयोग ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी दिया था, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया करके. सो फॉर दैट नीति आयोग क्लियरली स्टेटेड कि वी नीड अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 8% every year or year on year from the year नीति आयोग released the document to ensure that India reaches a 5 trillion economy. But considering the fallout which we received or the way we came back to the original position, we are going to miss this target. But then again, the thing is that की crisis ऐसी थी, unprecedented events happened due to which such issues or such mishaps or such gaps has come around during this period. So this is all about कि इस ग्राफ में मेन थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव कंप्लीट रिकवरी इज ऑलरेडी डन. समवेयर अगर हम माने इसके 147 या 147 लाख करोड़ अगर जीडीपी था, इसके अकॉर्डिंग वी कैन से कि समवेयर वी हैव रीच्ड अराउंड 157-158 लाख करोड़ का जीडीपी हमारे पास आ चुका है. इस कंट्री की जीडीपी इतनी बन चुकी है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ग्राफ. नाउ देयर आर 2 graphs प्रेजेंट इन दिस टेबल. फर्स्टली अबाउट कंसिडरिंग कि अब इकोनॉमी पे बात हो रही है तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द सेक्टर्स लाइक प्राइमरी,
सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो या फिर बेसिक अगर देखा जाए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. सो उस बेसिस पे देखा जाए तो समवेयर अराउंड वी वर फाइंडिंग दैट 18 to 20% of GDP contribution was done by agriculture last year. Services was somewhere around 53 to 55% and industry was accordingly अगर इसमें calculate किया जाए. This is also what we found that कि growth wise भी अगर देखें year on year agriculture is somewhere around 3% जो वो growth attain कर रहा है. During this 2020 it reached a peak considering उस टाइम पे बाकी सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा फॉल आउट आया था बिकॉज लॉकडाउन्स लगाए गए थे, रिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन से, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स और कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज और कॉन्टैक्ट बेस्ड सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुड नॉट हैपन ड्यू टू विच plants were closed, services were not at their full-fledged scale. So due to which what happened, it was agricultural which was moving ahead or which was giving that punch or nudge to the Indian economy so that कि थोड़ा सा वो uplifted रहे किसी तरह से. But then once again when industry and services took their step or stepped into their geared up, what we find that कि agriculture का एक average जो normal हमेशा से चल रहा था वो उसी level पे वापस चला जा चुका है. What we find there, especially in the second wave, financial year 2021 में it reached the lowest. It was decreasing, but it reached its lowest level, and once it now they have attained a proper peak level पे अपने उस पे वापस जा चुके हैं. And some of these factors we have already discussed in our first session of economic survey of 2021-2022. So you can watch those video sessions again back and understand what was happening in the Indian economy during that period. Now in this GDP के अगर formula wise देखा जाए कि private consumption, government expenditure, private capital कितना बन रहा है, उस basis पे भी अगर देखें तो what we find that कि we will see that कि अगर % of GDP कितना जो वो बना रहे हैं तो प्राइवेट फिक्स कैपिटल अगर वो या फिर प्राइवेट कंजम्पशन को अगर हम देखें तो इट हैज़ रीच समवेयर अराउंड 58.4%, विच इज़ हाईएस्ट इन लास्ट 7 to 8 ईयर्स. मतलब 2015 के आसपास प्राइवेट कंजम्पशन इतने हाइट पे था. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इट हैज़ रिड्यूस बट देन अगेन इट इंक्रीज्ड. अगर ईयर वाइज देखें फाइनेंशियल 19 के पास ठीक था, but then 2023 the gross fixed capital formation has attained a new heights. Why? Last year economic survey ने सीधा बोला था कि गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स तो इंक्रीज किया है बट प्राइवेट कैपिटल अभी नहीं आ रहा था आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में. प्राइवेट फाइनेंसिंग उतनी नहीं थी. बट दिस ईयर प्राइवेट फाइनेंसर्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस have stepped back and said कि no, we are also into this game of capital expenditure and we are also going to do the same. So private capital ने because intervene किया, so हमें दिखता है कि gross fixed capital formation has increased from 2019 level. Similarly, when it comes to exports and of goods and services and imports of goods and services, we found that कि of previous economic survey that कि export हमारा इंक्रीज हुआ था. ड्यूरिंग कोविड अ बिग डिप था बट दिस डिप वॉज मच हायर बिकॉज इम्पोर्ट ज़्यादा डिक्रीज हुआ था. हमने अपने डिपेंडेंस को बिकॉज हमारे डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी. सो व्हाट हैपेंड कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स स्टॉप ड्यूरिंग दिस इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स. बट व्हाट हैपेंड कि एक्सपोर्ट तो रिकवर किया. वी फाउंड दैट कि एक्सपोर्ट रिकवर्ड एंड इम्पोर्ट ऑल्सो रिकवर्ड. But import recovered more than export, due to which हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट का जो डेफिसिट है वो और वाइडन किया है. वी विल टॉक मोर अबाउट देम व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर. वहाँ पे और डिटेल में बात होगी कि कौन से गुड्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, कौन से में कम हुआ है. सो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू
discuss all such aspects. Now moving ahead, this is what about इन्फ्लेशन जो रिसेंट टाइम्स में देखे गए हैं, और हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हम जो 2 to 6% का जो ब्रैकेट है, सो ओवरऑल जो CPI है, वी हैव फाउंड दैट की, एंड CPI फूड इन्फ्लेशन, वी हैव फाउंड दैट वी हैव अटेन्ड द टारगेट. हमने जो हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है 2 to 6% का, उस गैप में आ चुका है. एंड अगर 4% के आसपास देखें, जो बेस वैल्यू ली है, जिसके +2 एंड -2 के अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन का ब्रैकेट देखते हैं, तो समवेयर अराउंड वी सी दैट कि फूड इन्फ्लेशन है समवेयर कम अराउंड दैट लेवल, बट इट्स नॉट दिस ओवरऑल CPI, बिकॉज फूड के अलावा जो नॉन फूड वाले हैं, जैसे फॉसिल एंड बाकी चीज़ जैसे हैं, मतलब डीजल, पेट्रोल एंड बाकी प्रोडक्ट्स जो है, जिस पे इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हम और डिटेल में बात करेंगे. सो देयर वी सी दैट कि अगर फूड हमारा रिड्यूस हो गया बट ओवरऑल एवरेज CPI इज़ हायर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे नॉन फूड जो बास्केट है, पेट्रोल, डीजल, जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो सारे इस टाइम पे उनकी वैल्यूज़ हायर है, और दे आर एट अ हायर एंड, ड्यू टू विच इट इज़ अ बिट मे बी इन द रेंज ऑफ दैट इन्फ्लेशन टारगेट, बट नॉट एट द बेस लेवल विच वी हैव टेकन फॉर RBI और विच RBI हैव टेकन फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. एज आई सेड, अगर क्राइसिस वाले उस सेशन में या क्राइसिस वाले अभी इमेज पे जब हम बात कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ने व्हाट दे डिड, दे सेड कि मॉनेटरी टाइटनिंग हुआ US की साइड से, ड्यू टू विच फॉरेक्स रिजर्व्स और ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड, सेवरल कंट्रीज फेस की एप्रिसिएशन होने लगा या डेप्रिसिएशन, व्हाट वी स्पेसिफिकली उनके करेंसी के अकॉर्डिंग वो डेप्रिसिएशन देखा गया, विच इज़ व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग कि अप्रैल टू दिसंबर के आसपास it was South Africa which faced the biggest chunk among these countries, then Brazil, Australia, Indonesia, India and China were somewhere near. Actually mainly if you say Indonesia, India, China, ये तीनों ने main almost similar रखा. UK having such issues showcases कि UK की इकोनॉमी में कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, and from day to day news you have heard much about it कि UK इकोनॉमी कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, कंसिडरिंग जिस टाइप का depreciation what has happened during this period. Then Japan and Europe have also faced a substantial amount of depreciation. It is Mexico among these countries which has not seen any sort of depreciation in their currency. So this is what is about in this graph. जो क्राइसिस वाले सेशन से या फिर क्राइसिस वाले अगर वापस जाए आप इस वीडियो में, you will see कि what I am talking about. Moving ahead to the next graph. Now this is what we are talking about, buoyant tax collection and revenue expenditure. If we move ahead, इस ग्राफ पे हम बाद में आएंगे. सबसे पहले हम ये बात करेंगे जो कैपेक्स की हम बात कर रहे थे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एंड उसी से हम ये बुओयंट टैक्स कलेक्शन और ये बाकी चीज़ समझ पाएंगे. सो व्हाट वी सॉ दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग FY अगर 12 से लेकर FY 2022 तक देखें, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो ग्रोथ रेट है, एवरेज ग्रोथ रेट, दैट इज समवेयर अराउंड 13%. Now how this 13% has happened, reason of which is also given in the economic survey. Some of the reasons are कि पहली बात तो जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने साइड से जो कैपेक्स इंक्रीज किया वो तो था ही. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट हैपेंड, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इंडिया का, what government did is that they tried to make it limited. Next what happened, कैपेक्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने तीसरा चीज ये हुआ कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है, along with GST, it also have increased in recent times.
हर साल हम या फिर हर महीने हम सुन पाते हैं कि महीने के स्टार्टिंग में वी हियर दैट कि GST इज क्रॉस 1.4 लाख करोड़, GST इज क्रॉस 1.5 लाख करोड़ मार्क. So all such news are coming from time to time that is showing that कि हमारा revenue what it is happening, हमारा overall revenue भी increase हुआ, which is making ensure कि एक बड़ा चंक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में दे सके, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में दे सके. एंड लास्टली is what we can say is private sector coming back. So these were some of the key reasons due to which हमारा capital expenditure overall way में increase किया in recent times में. So if we go back to the actual graph, we see कि direct tax हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के सोर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें 2023 में 2019 में इट वाज इन द पीरियड ऑफ 2021 के फाइनेंशियल ईयर में ही ये रिड्यूस हुआ था, बट देन इट हैज़ ऑलवेज kept on increasing from time to time and today it is standing at 8.7 lakh crore. नेक्स्ट सिमिलरली GST कलेक्शन का जैसे मैंने बात की कि रेवेन्यू हमारे गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू बिकॉज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एंड अनदर इज GST कलेक्शन. सो GST कलेक्शन की वजह से क्या हुआ, आप 11.9 लाख करोड़ का आसपास देख पा रहे हैं, यानी कि हमने वी डिड इट लास्ट ईयर ओनली, वी आर हैविंग इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा है दैन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये इंक्लूसिव ग्रोथ को थोड़ा सा रोकता है. हाउ? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या होता है, जिनकी इनकम ज़्यादा होगी उनके ऊपर इनकम मतलब उन पे टैक्स लगाना. बट इनडायरेक्ट टैक्स लाइक GST एंड ऑल वो क्या हो रहा है, वो पूरे एंटायर इंडिया पे या एंटायर पब्लिक हर पब्लिक पे लगाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो दिन का 100 रुपये कमाता हो या दिन के 1 लाख रुपए कमाता हो. अगर वो एक साबुन भी खरीद रहा है तो वो भी GST देगा. एंड कोई भी इकोनॉमिक्स जिसकी कोई भी सैलरी होगी, कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस होगा, अगर वो भी वही साबुन खरीदता है तो वो भी उतना ही GST देगा. सो व्हाट इज हैपनिंग कि इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन अगर इंक्रीज होगा, सो समवेयर वी आर नॉट इंश्योरिंग कि एक चंक ऑफ पब्लिक और मेजर चंक ऑफ पब्लिक जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है उनको हम केटर सही से कर सकें. सो ओवरऑल वे में गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने तो अपना एक सब्सटैंशियल ग्रोथ इन रिसेंट टाइम्स देखा है ड्यू टू विच हैज़ हैपेंड और विच हैज़ एंश्योर्ड दैट कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो और अलग अलग सेक्शन में हम अलग अलग वर्टिकल्स में हम अपना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपना पब्लिक कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकें. वन मोर थिंग व्हाट वी कैन असेस फ्रॉम GST कलेक्शन इज दैट कि अगर GST कलेक्शन जितना बढ़ेगा, ऑल्दो दिस विल ऑल्सो बी गोइंग टू स्टेट्स, बट GST कलेक्शन में एक बहुत बड़ा चंक ऑफ गुड्स ऐसे होते हैं जो या फिर एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो SGST या फिर जो केवल स्टेट्स के लिए ही स्पेसिफिकली होता है. तो अगर GST कलेक्शन इंक्रीज होगा दैट मीन्स स्टेट्स विल हैव अ स्टेट गवर्नमेंट्स विल ऑल्सो हैव अ हायर रेवेन्यू. सो स्टेट्स जिन स्कीम्स या जिन प्रोग्राम्स या जिन लॉज पे काम करता है, जिन सब्जेक्ट्स पे काम करता है विच आर स्पेसिफिकली मोर कन्फाइंड टू स्टेट लिस्ट, it will be helping them or it will be much fruitful for those state governments also. But again the thing is that कि अगर आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रिपोर्ट्स देखें तो हम देखते हैं कि जो ये GST कलेक्शन में अगर ग्रोथ है ज़्यादा, वी फाइंड इट मोरली इनटू दोज स्पेसेस वेयर ट्रेडिंग, जहाँ पे ये कमोडिटी सेल या पे जहाँ पे ये सर्विसेज का सेल, गुड्स का सेल ज़्यादा स्केल पे होता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे ज़्यादा मिलता है हमें. So this is what we can assess from these two graphs. Moving to the next one, as I said, limited growth in revenue expenditure. अगर आप बजट आप एक बना रहे हो तो आपके दो लेवल पे हो रहे होंगे, या तो वो रेवेन्यू पे एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे या तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे. सो व्हाट इज वी आर फाइंडिंग दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ग्रोथ तो है, बट ग्रोथ रेट दैट इज व्हाट इज समथिंग is getting limited with due course of time. Remember this, growth rate in revenue expenditure is what is getting limited with due course of time. So जैसे अगर revenue expenditure, if your budget has two verticals or if you say that 8 is equal to 6 plus 2
यानी आपने 8 इजिकल टू a प्लस बी दिया, अगर आपने इसकी वैल्यू 2 रखी, दैट मीन इसकी वैल्यू आपको 6 रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये 2 को इंक्रीज करके 3 या 4 पे जाना है, दैट मीन्स आपको b की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। सिमिलरली व्हाट हैपेंस अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर ओवरऑल बजट में अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, सो वी हैव टू रिड्यूस द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट अगेन since we are saying कि capital expenditure is increasing with due course of time and 13% an average growth which we have witnessed in last 10 years, we can say that कि revenue expenditure को हम limit कर रहे हैं, because it doesn't matter कि revenue expenditure is not very much fruitful, but what we are going to invest in infrastructure, what we are going to invest in such sectors that is going to give back to us, that will be more fruitful. So capital expenditure अगर बढ़ रहा है तो limitation of revenue expenditure is needed, which we can see from this graph. So moving ahead to this one, double digit growth in bank credit to MSMEs. Before moving to it, firstly we will check out some more key takeaways what we can find. Now ऐसा क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी एक ज़्यादा लेवल पे और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमने बात किया, बट देन अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम अपने डिमांड को भी इंक्रीज करें। रिसेंट टाइम्स में जो या फिर एक्सपोर्ट के अगर देखा जाए, इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियर कट बोला है कि अगर एक्सपोर्ट ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स अगर वो मॉडरेट हो गया है, पहले ग्रोथ दिखाने के बाद एक प्लेटोइंग हो रहा है, मतलब एक पीक आया एंड देन इट हैज स्टॉप टू लेवल एंड देन ये वहीं पे ही रह जा रहा है। एक्सपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? एक्सपोर्ट आप कब करोगे? जब आपके पास एक सरप्लस अमाउंट ऑफ गुड होगा या फिर वो पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए उतना यूज में नहीं है। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब ये मॉडरेट हुआ तो उस टाइम पे प्राइवेट डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड कि जो गुड्स बाहर जाने थे वो जनरल पब्लिक या हमारे इंडियन पब्लिक या फिर पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया उनके डिमांड को केटर करने में यूज हुआ। व्हाट इकोनॉमिक सर्वे हैज क्लियरली यूज वन टर्म दैट दे हैव यूज्ड इज पेंट अप डिमांड। नाउ इन योर मेंस आंसर सर, अगर आप एक इस साल यूपीएससी का मेंस देते हो या स्टेट पीसेस जहाँ पे भी अगर आपको ऐसे डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात करना पड़े, डू ट्राई और मस्ट ट्राई कि यू आर गोइंग टू यूज सच कीवर्ड्स सो दैट कैन हेल्प यू टू एंश्योर और फेच मोर मार्क्स। सो पेंट अप डिमांड में क्या बोला इकोनॉमिक सर्वे ने? इकोनॉमिक सर्वे लेट डाउन सम फैक्टर्स की ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड कि एकदम से प्राइवेट कंजम्पशन इंक्रीज हुआ। First of all, they said कि high disposable income. Now, what is this high disposable income? जो overall individual का income होता है, I'm also giving a basic understanding of economics also so that it can help you to grasp this concept in a better way. What is this high disposable income? मान लीजिए अगर आपकी overall salary in an annual salary if it is 6 lakhs एंड अगर ओवरऑल वे में देखा जाए इनकम टैक्स अगर आप पे जो लगना है दैट विल बी इफ कंसिडरिंग 20%, तो आप 20,000 कहीं ना कहीं अगर आप टैक्स दे रहे हो तो उस बेसिस पे आपके पास अमाउंट जो आपके हाथ में रह जाता है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस व्हाट इज वी कॉल डिस्पोजेबल इनकम। सो व्हाट वी हैव फाउंड कंसिडरिंग कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तो इंक्रीज हुआ है, यानी कि इनकम टैक्स का कलेक्शन तो इंक्रीज हुआ है, बट व्हाट इज ऑल्सो हैपनिंग इज दैट कि डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज होता दिख रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक एक इंडिविजुअल का इनकम, एक एक इंडिविजुअल की सैलरीड इनकम भी एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज हुआ, ड्यू टू विच डिस्पोजेबल इनकम इज ऑल्सो हाईली अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस द थिंग इज दैट कि ये पेंट अप डिमांड का इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि एक लेवल तक ही जा सकता है। एक इंडिविजुअल अगर 5,80,000 पा रहा है साल का आफ्टर रिमूविंग द टैक्स, देन वो खर्चा भी उसी लेवल तक करेगा ना, 5,80,000 के अकॉर्डिंग।
But what happens if we open the doors with loans? During these times गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने लोन कैपेसिटी या इंडिविजुअल के लिए लोन के कॉरिडोर्स ओपन कर दिए. लाइक मोराटोरियम को एक मोराटोरियम डाल दिया, इफ यू आर नॉट गोइंग टू पे इट डजेंट मैटर, बट आप एक अभी आपको ज़रूरत नहीं है लोन पे बैक करने की. अगर आपको लोन लेना है, क्रेडिट पे उठाना है, तो आप उठा सकते हो. व्हाट दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विल डू, अ पर्सन कैन इंश्योर दैट कि वो एक गाड़ी खरीद ले, दैट और मे बी दैट गाड़ी और दैट कार कैन बी यूज्ड एज एन एसेट, और मे हेल्प दैट पर्सन टू इंश्योर दैट कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इंक्रीज कर सके, सो दैट इनकम और इंक्रीज हो. सो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल उसके पास जो अमाउंट है, दैट इज समवेयर इंश्योरिंग दैट ये डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो. फर्स्टली बिकॉज ऑफ हाई डिस्पोजेबल इनकम, सेकेंडली बिकॉज ऑफ लोन्स, एंड थर्डली इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और हाउसिंग सेक्टर. Economic survey has clearly cut said even in last year also कि housing sector और construction activities in recent times धीरे धीरे increase भी हो रहा है. Now if the housing demand increases, a person gets a proper house, he has something to ensure that कि his livelihood is somewhere secured, a bit of his livelihood is secured. So नाउ वंस ही एक जो ड्रीम होती है कि हाउस कम आपके पास घर मिल गया, अब बाकी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो. सो दैट कैन ऑल्सो इंश्योर दैट योर डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट बिकम्स कि आप बेसिक इकोनॉमिक्स को भी अपने साथ साथ रखो, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाउ सच ग्राफ्स और हाउ दैट ट्रेजेक्टरी इन इंडियन इकोनॉमी इज हैपनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. वाई एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, देन वो प्लेटोइंग हो गया. प्लेटोइंग होने की वजह से क्या हुआ, मतलब अब वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो व्हाट हैपेंड कि वो क्यों नहीं हो रहा था. इफ समवन आस्क्स यू कि मतलब एक्सपोर्ट क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, यू कैन से दैट इकोनॉमिक सर्वे हैज क्लियरली स्टेटेड दैट कि प्राइवेट कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड, ड्यू टू विच दैट गुड्स विच हैज टू बी एक्सपोर्टेड आउटसाइड दैट इज गेटिंग केटर्ड इनसाइड इन द कंट्री ओनली. सो अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई को भी उस अकॉर्डिंग इंक्रीज करना चाहिए. Now why the private consumption is increasing? Due to these factors. Disposable income बढ़ गया, housing activities बढ़ चुकी है, loans ज़्यादा easily थोड़ा मिल रहे हैं. loans के अलग अलग वो फॉर्मेट भी हम देख सकते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज हो गया, एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से दे रही है, उस चीज़ पे भी है. उससे ये भी पता चलता है जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके अकॉर्डिंग भी हमें ये पता चलता है जो ये एमएसएमईज को जो लोन्स जा रहे हैं या क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है, इट इज़ ऑल्सो इंश्योरिंग कि जो 83% ऑफ द ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर है वो अपने लोन्स या डेप्ट को हैंडल करने में ईजीली हैंडल कर पा रही है. इट इज समवेयर अराउंड 83%. एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो फाउंड दैट दोज एमएसएमईज विच हु हैव नॉट अवेल्ड दिस फैसिलिटी, उनका एनपीए ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ दोज हु हैव टेकन दिस फैसिलिटी. मतलब मान लीजिए अगर किसी के 4% है, वो उनके हैं जो जिन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को अवेल किया है, उनका एनपीए ज़्यादा कम दिखेगा इन टर्म्स ऑफ दोज who have not taken this. That means government का ये जो credit window है through different banking institutions, different financial institutions, that is helping MSMEs, because MSMEs is somewhere according to 2018-19 economic survey, we find that कि it has clearly stated कि MSMEs are engines of Indian economy. Considering the amount of jobs that it is creating from time to time. So these are some of the things which are very much important in terms of understanding the first chapter. Now getting into this graph, we can see that वो कौन से ऐसे क्रेडिट सेक्टर्स है जहाँ पे या कौन से ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे क्रेडिट कोड ज़्यादा दिखता है. ओवरऑल वे में देखें एमएसएमईज को एक अच्छे पीरियड तक मिला है, बट नाउ इट हैज़ गॉट मॉडरेटेड. व्हाई? बिकॉज अदर सेक्टर्स आर नाउ मूविंग अहेड.
be it services, be it large industries, be it non-food credit. You should also check out these videos of our previous economic survey where we have clearly stated कि large companies कहाँ पे जाती है, MSMEs, NBFCs के पास कब जाती है, अलग अलग segregated credit facility credit windows हैं जो अलग अलग sectors from different period of time they avail it. So what we can find that कि जहाँ पे services and industry जहाँ पे एक पीरियड तक अपने आप को रोक के रख रही थी कि दे आर नॉट गोइंग फॉर द लोन्स एंड ऑल, बट व्हेन प्राइवेट सेक्टर फेल्ट दैट कि उनकी अब एबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है. कैसे हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट डेब्ट हैज डिक्रीज्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस जो टैक्स आफ्टर प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है. अगर ये इंक्रीज होगा दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर आप टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है दैट यू कैन इंश्योर दैट कि आप अपने डेब्ट को कम कर सको. इनफैक्ट बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने अपना एक रिपोर्ट भी दिया है कि इंडिया में जो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर है या फिर नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल में इनकी डेब्ट जो है वो ओवरऑल 30% तक रिड्यूस हुई है. सो व्हेन प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी डेब्ट अपने आप डिक्रीज होगा. अगर डेब्ट डिक्रीज होगा तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन और बेटर हो जाएगा. अगर बिजनेस एक्सपेक्टेशन और बेटर होगा तो फ्यूचर वाइज इकोनॉमी इज गोइंग टू इंक्रीज. सो 2 should be the first thing. अगर chronologically देखें 2 should be the first thing, then it will be followed by 1, then 3 and then 4. Understand again, अगर टैक्स आफ्टर प्रॉफिट, वैसे भी टैक्स आफ्टर प्रॉफिट कैसे वो अगर जैसे मिनिमल जो टैक्स के रेट्स जो थे गवर्नमेंट ने जैसे 2019 में जिस हिसाब से रिड्यूस किया तो टू एंश्योर दैट कि वो और इन्वेस्टमेंट कर सके इकोनॉमी में, अपने बिजनेस में, अपने ओवरऑल वेंचर्स में. उससे क्या हुआ? अगर आपका टैक्स आफ्टर प्रॉफिट अगर इंक्रीज होता है, अगर आप टैक्स रिड्यूस करते हैं तो दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, जो आपका प्रॉफिट थोड़ा एक लिमिटेड था वो थोड़ा सा एकदम से और बढ़ सकता है. नाउ दैट सरप्लस प्रॉफिट विच इज गोइंग टू जनरेट दैट कैन हेल्प टू एंश्योर दैट कि कॉर्पोरेट डेब्ट डिक्रीज हो. अगर कॉर्पोरेट डेब्ट डिक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन, खुद बिजनेसेस का अपने एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होंगे, वो दे कैन एंश्योर दैट कि वो और इन्वेस्टमेंट करके सप्लाई को और इंक्रीज करें सो दैट और बिगर पब्लिक को केटर किया जा सके. अगर बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होगा तो अपने आप फ्यूचर इकोनॉमिक्स उस चीज़ को पंप अप करेगा एंड नच देगा. सो दिस इज हाउ क्रेडिट फैसिलिटी इज एंश्योरिंग और दिस इज हाउ businesses are increasing their profitable ventures. Now if in mains answer you want to use something, you can say recent times में एक आर्टिकल आया है हामिद रशीद का. He is in UNDESA, United Nations Department of Economic and Social Affairs में एक इकोनॉमिस्ट है who has said that India is a bright spot in the world economy. Means India's growth is somewhere going to ensure that our economy is doing something good. Yeah, overall global level pe economy is somewhere doing good. So such things you can use in your mains answers as a conclusion or as an introduction. Then present all these factors or facets कि इंडियन इकोनॉमी कैसे रिसेंट टाइम से ग्रो कर रही है, कैसे वो प्री पैंडेमिक लेवल का रिकवरी अटेन कर चुकी है, एंड ऑल दीज थिंग्स. सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस फर्स्ट सेशन ऑफ अवर इकोनॉमिक सर्वे. होप यू लाइक्ड इट. Subscribe to our YouTube channel so that you can watch this entire session of economic survey in the due course of time which we are going to release. Thank you to all.